मैं आई डोंट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, जस्ट दैट कि जो मैंने बोला था कि दोषों के हिसाब से ही करना चाहिए कर्मों की प्रैक्टिस, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है या राइट? आई जस्ट वांट टू नो दैट, नॉट दैट आई वांट टू मेक यू रॉन्ग, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। देखिए, आपकी समझ बिल्कुल सही है। कोई भी बीमारी दोषों के अनुरूप ही आती है। ठीक। अगर मुझे पित्त की व्याधि है तो मुझे पित्त से जुड़े हुए रोग आएंगे। मुझे कफ की व्याधि है तो कफ से जुड़े रोग आएंगे। अगर मेरी वात की व्याधि है तो वात से जुड़े रोग आएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि मेरी बॉडी किसी एक टेम्परामेंट में प्रधान होती है और बाकी के दो टेम्परामेंट मिक्स हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स टेम्परामेंट, है ना। जहाँ पे वात और कफ का मिश्रण हो या कफ और पित्त का मिश्रण हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आप क्लिनिकल उसका एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझना कि क्या करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ तरह के सत्कर्म सिर्फ वात के लिए अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी एक अच्छा सत्कर्म बताया, त्राटक। ठीक। त्राटक जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम वात व्याधि में अच्छा माना मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको सिर्फ वात व्याधि हो उसी को त्राटक करना चाहिए। राइट। मोस्ट ऑफ टाइम वात व्याधि क्या होगी, आपके नर्वस सिस्टम से एसोसिएट करेगी। लेकिन कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कि पित्त की वजह से आपका इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो अब बताइए कि आप वात में नाटक एडवाइस करेंगी या पित्त में करेंगी? सर वो तो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट होती है, समझ ही नहीं आता है उस समय तो। नहीं, इट्स ऐसा रियल। कुछ नहीं है। जब आप क्लिनिकल एप्लीकेशन में जाएंगी तो बहुत आसान। वात पित्त कफ जो ये कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन के पीछे एक पेशेंट की प्रकृति समझ के उसके अनुसार दवाइयों का निर्धारण करना। अब जैसे कोई कफ प्रकृति का इंसान है, ठीक है, और मैं अगर कोई स्नेहक मेडिसिन उसको देता हूँ, ठीक, जो मेद के साथ, जैसे जो घी के साथ ली जाती हो, दूध के साथ ली जाती हो, तो ऐसी मेडिसिन मैं किसी कफ प्रधान व्यक्ति को वात रोगों के लिए नहीं दूंगा। ठीक। मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा भैया इसको या तो गर्म पानी से ले लो या शहद से ले लो। तो ये जो वात पित्त कफ प्रकृतियां थी, ये मेडिसिनल एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी बस। बाकी जो बीमारियां हैं वो कभी भी सिर्फ वात सिर्फ पित्त सिर्फ कफ की नहीं होती। बीमारी का मतलब ही है मिक्स टेम्परामेंट। ठीक। अब जैसी आपकी प्रकृति होगी उस हिसाब से आपको मेडिसिनल एप्लीकेशन दिया जाएगा। अब जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको कुछ अच्छे तरीके सिखा देता हूँ, इससे आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्प होगी। एक मेडिसिन होती है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक। फीमेल्स को बहुत कॉमनली एडवाइस की जाती है। कई बार कहा जाता है किसी किसी फीमेल को कि इसको आप ओरल खा लीजिएगा। ठीक। ओरल खा लेंगे तो ये प्रेगनेंसी में मदद करती है। कुछ फीमेल्स को कहा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन को इंट्रावेजाइनल यूज कीजिएगा। ठीक। कुछ फीमेल्स को कहा जाता है कि इसी प्रोजेस्टेरॉन को सबलिंगुअल यूज कीजिएगा। अब बताइए किसी को सबलिंगुअल क्यों दिया गया, किसी को ओरल क्यों दिया गया, किसी को इंट्रावेजाइनल क्यों दिया गया? कंफ्यूज हो गई? सर ये नहीं मालूम। सर पता ही नहीं है, ये तो पता है कि इस तरह से दिया जाता है, बट truly do not understand the एक significance and ही the reason मेडिसिन है। behind एक ही मेडिसिन है। it. Yes sir. ठीक। अब देखिए क्यों दी जाती है, समझिए। अगर किसी फीमेल के इंडोमेट्रियल ग्रोथ को बेहतर करना है तो इंट्रावेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देना बड़ा अच्छा। ठीक। किसी फीमेल में अगर
प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाना है तो ओरल देना बेहतर होगा, क्योंकि ये लिवर के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक। अब तीसरी स्थिति जो सबलिंगुअल दी जाती है, सबलिंगुअल जब कभी किसी फीमेल का प्रोजेस्टेरॉन स्तर कम होने की वजह से उसको हॉट फ्लैशेस आते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि मीनोपॉजल एज में कोल्ड फ्लैशेस या हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो 90% हॉट फ्लैशेस के केसेस जो होंगे उसमें आपको जी, तो उसमें जो बड़ी कॉमन चीज देखी जाती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कुछ फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उनका ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा है। तो जिस फीमेल का ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा होगा उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये 200 या 300 mg की मेडिसिन को अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। तो जो आपका हिस्टामिनिक रिएक्शन है जिससे आपको गर्मी या सर्दी लग रही है वो रुक जाएगी। एक ही दवाई थी लेकिन तीनों परिस्थितियां डिफरेंट। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में दवाइयों के उपयोग के लिए वात पित्त कफ का क्योंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मैंने आयुर्वेद ग्रेजुएशन कर रखी है अपनी, तो मैं इन चीजों से भली भांति परिचित हूँ। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपको आपके आयुर्वेदाचार्य भस्म देते हैं, कई बार अवलेह देते हैं, कई बार आपको वो एक ही चीज है, एक ही दवाई है, कई बार उसका आपको या तो अरिस्ट या क्वाथ दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, या उसका वो फर्मेंटेड वाला अरिस्ट दिया जाता है, कई बार उसको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, कई बार वही चीज आपको एक बहुत मीठे से उसके बेस में बना के च्यवनप्राश टाइप अवलेह बना के दिया जाता है। मेडिसिन एक है। अब सोचिए सबके एप्लीकेशन के तरीके डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके शरीर में कौन सा तरीका इजिली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये है वात पित्त कफ की जरूरत। जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपने देखा होगा आयुर्वेदाचार्य आपकी नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देख के वो पता करते हैं कि वात नाड़ी है, पित्त नाड़ी है या कफ नाड़ी। ठीक। अब इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है कि आपके ब्लड के कॉम्पोजिशन कैसे हैं। तो जब ब्लड के कॉम्पोजिशन समझ में आएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि दवाई किस तरीके से दी जाए तो आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा उसको अपना पाए। तो बस यही है वास्तविक कफ का निर्माण। लेकिन जो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि किसी को कैसे कराना, जैसे एक परिस्थिति आपको और दूसरी दे देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, कि मुझे लगता है कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो मैं सत्कर्म का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान को आईबीएस है। ठीक। आईबीएस में क्या होता है, कभी लूज मोशंस होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक। एक इंसान को आईबीएस है, वो आपके पास आया कि मैडम कुछ करिए, मेरा ये पेट साफ नहीं होता, अक्सर बड़ी दिक्कत होती है, मैं 3 3 4 4 बार मोशन किया। तो क्या आप उसको संघ प्रक्षालन एडवाइस करेंगे? आईबीएस की समस्या जो है वो ब्रेन ओरिएंटेड है। जब भी ब्रेन सर हमें आपके नहीं पता ये इंटेस्टाइन, बात। नहीं आईबीएस ब्रेन ओरिएंटेड है ना अच्छा आईबीएस, आप ओके आईबीएस, यस। हाँ, तो आईबीएस की समस्या में आप अगर उसको संघ प्रक्षालन कराएंगे तो क्या होगा, उसके इंटेस्टाइन की जो गुड बैक्टीरिया की फ्लोरा थी वो खत्म हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाएगी, उसको दस्त लगते रहेंगे, पूरे दिन भर बेचारा सिर्फ मोशन ही मोशन करता रहेगा। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं इसी में कि किसी को पित्त की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा। पित्त की वजह से कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, जब आपके खाने में बाइल का स्तर
कम होता जाएगा और आपका लिवर एक स्पेशल तरह का जो बाइल है जिसको एसजीओटी बोलते हैं ये ज्यादा बनाने लगेगा, तो क्या होगा, आपके आंतों में आंतरिक सूजन आ जाएगी और आपको मल निष्कासन में दिक्कत होगी। आपका स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन आपको थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस कराएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उसको संग प्रचालन करा दे तो और दिक्कत हो जाएगी। ये तो पित्त जनित रोग है। सर ऐसी कंडीशन में पाइल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है ना? पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, और या जिनको पाइल्स की इनसे थोड़ी सी भी पहले प्रॉब्लम है, उनका इनसे उनके लाइक पहले फिशर्स बन सकते हैं। इनसे पहले की जो स्थिति है वो कोलाइटिस की स्थिति है। और कोलाइटिस का टू टाइप्स, एक तो होता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो दिमाग से है जिसमें सूजन नहीं होती लेकिन तकलीफ होती है। तो इसलिए जरूरत है हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ने। अगर हम एक बार क्लिनिकल एप्लीकेशन समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज अप्लाई करें कि वो फायदेमंद हो। ठीक है।